हेलो, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसे काम करती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। ये बात तो तय है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति को एजुकेटेड होना चाहिए। कोशिश करें कि अपने जनरेशन को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दें, उन्हें वैल्यू सिखाएँ कि एजुकेशन का क्या वैल्यू है, ज्ञान का क्या वैल्यू है, नॉलेज का क्या वैल्यू है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडिया में अब तक क्या एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन अभी अभी वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। फिर भी हम उस बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हम इस बार आज चर्चा करेंगे कितने टाइप्स के एजुकेशन हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या लॉ एंड लेजिस्लेशन है जो एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करती है। साथ ही क्या स्टेजेस हैं उस बारे में चर्चा करेंगे, क्या लेवल है, कौन कौन गवर्निंग बॉडीज इस पे काम करती है और किस तरह से रिकॉग्निशन एंड क्रेडेंटल्स दिए जाते हैं। आप सभी को शायद इतना डिटेल में आपको नहीं पता हो सकता है आपको पता भी हो। अगर नहीं पता है तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में आज हम पूरा कवर करने वाले हैं कि टाइप्स, स्ट्रक्चर, लॉ, स्टेज, लेवल, बॉडी एंड रिकॉग्निशन एंड क्रेडेंटल्स कैसे किए जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम इंडिया में किस तरह से काम करती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि ये जो डेटा लिया गया है ये वर्ल्ड हायर एजुकेशन डेटाबेस से ये डेटा ले गया है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक है। टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में क्या क्या है। सबसे पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इतने टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। टोटल नौ तरह के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंडिया में काम करती है। पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसे यूनिवर्सिटी को कहते हैं जिनको जो इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल एक्ट एंड द फाइनेंस्ड बाय द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, जनरली ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज एट ऑल लेवल। तो इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। दूसरा है स्टेट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय ए प्रोविंशियल एक्ट और बाय ए स्टेट एक्ट। किसी स्टेट एक्ट के थ्रू अगर कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी कहलाती है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है तीसरी। ये यूनिवर्सिटी ऐसे यूनिवर्सिटी है जो कि इस्टेब्लिश्ड बाय ए स्टेट और सेंट्रल एक्ट, बाय ए स्पॉन्सरशिप बॉडी, स्पॉन्सरिंग बॉडी और प्राइवेट बॉडी। जो ये स्टेट के द्वारा भी बनाया जा सकता है और सेंट्रल एक्ट के द्वारा भी बनाया जा सकता है, और लेकिन इसको जो स्पॉन्सरिंग करते हैं वो कोई प्राइवेट बॉडी हो सकती है या फिर कोई भी बॉडी हो सकती है। चौथी होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, ए हायर परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सलेंस इन द सर्टेन फील्ड बट विच डज नॉट हैव ए राइट टू कॉल इट सेल्फ ए यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जिनको अपना राइट नहीं होता है खुद को यूनिवर्सिटी कहने के लिए। हाँ, भले ही वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसको अच्छा एक्सलेंस अपने काम में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो खुद को एक यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित नहीं कर सकता है। फिफ्थ है आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो कि इंस्टीट्यूशन विच सर्व एज द पाइवोटल प्लेयर इन द डेवलपिंग हायर स्किल्ड पर्सनल विद इन द कंट्री, कन्फर्म्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इस तरह के जो इंस्टीट्यूट है उसको इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कहते हैं। छठी यूनिवर्सिटी है ओपन यूनिवर्सिटी। देयर आर सेवरल स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया प्लस सेवरल प्राइवेट वंस विच प्रोवाइड एजुकेशन ओनली वाया डिस्टेंस मोड। जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है वो डिस्टेंस मोड में एजुकेशन देती है। सातवां जो टाइप है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम इन इज composed of central government funded institution, state government, state funded institution and self finance institution. The central funded institution comprise the Indian Institute and the National Institute. टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है ये किसी भी तरह का हो सकता है, स्टेट फंडेड हो सकता है या फिर गवर्नमेंट फंडेड या फिर सेल्फ फाइनेंस भी हो सकता है। और यहाँ पे जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक आईआईटी है या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो सब इसके अंदर आता है। छठा टाइप होता है कॉलेज का। कॉलेज आर कंपोज्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी एटोनमस इंस्टीट्यूशन। कॉलेजेस विद द पोटेंशियल
फॉर एक्सलेंस एंड द एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस। यानी कॉलेज जो होता है वो हमेशा किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। नाइन्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन अंडर स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट है। कुछ जो इंस्टीट्यूट होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के तहत बनाए जाते हैं, लाइक एन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड और इनकरप्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट। स्टेट लेवल पे किसी लेजिस्लेचर के एक्ट के तहत कोई इंस्टीट्यूशन बनता है उसको इंस्टीट्यूशन अंडर स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट करता है। तो हमने जान लिया अब क्या टाइप्स है, 9 टाइप्स हमने जान लिया। अब चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। एजुकेशनल स्ट्रक्चर सिस्टम की बात करें तो प्री हायर एजुकेशन सिस्टम में आपको एलिमेंट्री एजुकेशन होता है जिसमें प्राइमरी स्कूल होता है जिसका जो ईयर ऑफ लर्निंग होती है वो 7 से 8 साल की होती है। 6 से 12 साल का एज होता है जिसको राइट टू एजुकेशन में कहा भी गया है कि इसको एजुकेशन देना कंपलसरी है। और सर्टिफिकेट डिप्लोमा अवार्डेड बाय द इंड इज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। दूसरा होता है सेकेंडरी लेवल का जिसको सेकेंडरी स्कूल कहते हैं जिसका लेंथ 2 से 3 साल का होता है जो 14 से 16 वर्ष के लोग करते हैं। एंड जो थर्ड लेवल होता है वो होता है सीनियर सेकेंडरी हायर्स और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि क्लास 11th और 12th का होता है। ये 2 साल का होता है, 17 से 18 एज का है। तो ये बात हुई। इस पे क्या मिलता है, एक हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मिलता है। दोस्तों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें 6 से 10 साल को लोअर प्राइमरी और 10 से 12 साल को अपर प्राइमरी, 13 से 15 साल को हाई और 17 से 18 साल को हायर सेकेंडरी माना गया है। तो ये 17 से 18 वाला सेम है, लेकिन इससे पहले जो 13 से 15 भी लगभग सेम है। चेंज हुआ है 6 से 10 और 11 से 12 में थोड़ा सा, तो वो खास चेंज हुआ है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है। थोड़ा सा एज को लेके चेंजेस किए गए हैं, जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले 10+2 होता था, अब उसको चेंज करके 3+4+3 ऐसे करके किया गया है चेंजेस। चलिए अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम इंडिया में कैसा है। प्राइमरी एजुकेशन इज़ फ्री एंड कंपलसरी, ये सबको आपको पता है। सेकेंडरी एजुकेशन लास्ट 2 और 3 ईयर्स और pupils then enter higher secondary school and complete their further 2 year of education like 11th 12th courses focus on university preparation. Examinations are held at the end of the standard 12th and lead to the award of the higher secondary school certificate. यानी कि आप सभी को पता है जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी है इंडिया में, और जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 2 से 3 साल का होता है। देन आफ्टर आप कंप्लीट करते हैं 11th 12th का अपना कोर्स करते हैं, देन यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। वोकेशनल एजुकेशन का भी एक अच्छा सिस्टम है अपने कंट्री में, जिसमें 2 साल का कोई भी स्टूडेंट अपने हायर एजुकेशन से पहले यानी कि 12th के बाद कर सकता है, वोकेशनल एजुकेशन कोर्स कर सकते हैं ये, क्योंकि ये मोस्ट ग्रेजुएट एंट्री एम्प्लॉयमेंट को देख के ये बहुत ही अच्छा वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। बात करें हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया की, तो स्ट्रक्चर इसका है हायर एजुकेशन सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के द्वारा हायर एजुकेशन दिया जाता है, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंडेड डायरेक्टली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्टेट यूनिवर्सिटी सेटअप एंड द फंडेड बाय द वेरियस स्टेट्स। डीम्ड टू बी द यूनिवर्सिटी आर सिंगल फैकल्टी मल्टी subject institution which enjoy the same academic status of the privilege of the university which may be public or private but which don't have the right to call themselves a university. Institution of Indian national importance and the university level institution funded by the central government and include the Indian Institute of Technology. Many universities are made up of numerous affiliated colleges. Universities are governed by the statutory body such as Academic Council, a Senate Court, and the Executive Council. Syndicates funded by the public university largely come from the state governments and the University Grant Commission. Higher education fall mainly under the jurisdiction. The Association of Indian Universities represent universities and they have the responsibility of all matter within the higher mainly under its jurisdiction. The Association of Indian Universities represent university has the responsibility of all matters within the higher education sector other than the funding. Professional institutions are
coordinated by the different bodies, and the certain ministries may also recognize institution. For the example, the Ministry of Textile, the All India Council of Technical Education is the responsible for the coordination of technical and the management education institution. In 2013, the Indian government launched राष्ट्रीय रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड फोकसिंग ऑन द better quality of state higher education institution, and which also aim to achieve mass access to higher education with हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो आपको पता चल गया रूसा के 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूसा नाम का अभियान चलाया था, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसके तहत उन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूशन को फंड किया था, जिसका एम था एक बेटर क्वालिटी स्टेट लेवल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देने का। तो AICTE आपको पता ही है, ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, जो कि मॉनिटर करती है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को, उसके जुडिक्शन को देखती है। चलिए अब बात करते हैं कौन से लॉज हैं जो इन सारे इंस्टीट्यूशन को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करती है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट, बहुत सारा एक्ट बना है, नियम बना है, कानून बना है। तो चलिए उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। पहली है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2016, एन एक्ट टू डिक्लेयर सर्टेन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जो ये एक्ट आया था 2016 में, ये बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट को एक नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में डिक्लेयर की थी। दूसरी लॉ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2012, और एन एक्ट टू डिक्लेयर सर्टेन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च टू बी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लेवल। इस एक्ट के तहत कई सारे जो टेक्नोलॉजी वाले इंस्टीट्यूशन थे या फिर साइंस को लेके जो साइंस बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, उस सबको नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया गया था। तीसरा जो लॉ आया था, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं ईयर वाइज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 25/2009, ये एक्ट आया था जिसके तहत इस्टेब्लिश्ड एंड इनक्रॉप्ड यूनिवर्सिटी फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन द वेरियस स्टेट। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था, ताकि बहुत अच्छा रिसर्च पे काम हो सके, टीचिंग पे काम हो सके। द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 provide all the reservation in admission of certain categories of the student like scheduled caste, scheduled tribe, etc. to the certain central एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो एक्ट है जो 2006 में आया था, जिसका पूरा नाम है द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, ये श्योर करती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जो एडमिशन हो रहा है उसमें रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया रखा गया है। लाइक स्पेशली फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व होने चाहिए, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले और वो भी आगे बढ़ सके। बेसिकली देखा जाए तो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो लेजिस्लेशन इंस्टीट्यूशन लेवल पे काम करती है, एजुकेशन सिस्टम में काम करती है, वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 50 ऑफ 1985। मतलब कि इंदिरा गांधी जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1985 में, जिसके तहत एक ओपन यूनिवर्सिटी, एक नेशनल लेवल पे ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही गई थी, और इग्नू आज चल भी रहा है, बहुत अच्छा एजुकेशन देता भी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, UGC Act 1956 makes provision for the coordination and the determination of standards in university and for the sitting of the University Grant Commission Amendment in 1972। UGC Act 1956 ये इंश्योर करती है कि जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करे, एक अच्छे सीक्वेंस में और एक ऑर्डर में, एक रूल में, रेगुलेशन में एक काम करे और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करे, ताकि अच्छा एजुकेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन इन हायर एजुकेशन दिया जा सके। चलिए हमने एक्ट की बात कर ली, अब बात करेंगे व्हाट आर द स्टेजेस इन हायर एजुकेशन लाइक नॉन यूनिवर्सिटी लेवल एंड यूनिवर्सिटी लेवल। नॉन यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको 10th आता है, 12th आता है, और भी सारा क्राफ्टमैन एंड अप्रेंटिसशिप कोर्सेज हैं वो आते हैं, ट्रेड सर्टिफिकेट है, इस तरह के पॉलिटेक्निक के कोर्स एंड द 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज एक्सेप्ट मेडिसिन है, वो इसमें नॉन यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं।
अब बात करें यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो यूनिवर्सिटी लेवल के फर्स्ट स्टेज में आपको अंडर ग्रेजुएट है। इसके भी यूनिवर्सिटी लेवल का जो एजुकेशन है इसके भी 4-5 आयाम है। तो फर्स्ट स्टेज जो इसका है वो अंडर ग्रेजुएट का है। फर्स्ट डिग्री जनरली रिक्वायर्ड 3 ईयर फुल टाइम डिग्री लीडिंग टू द बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज लास्ट 4 ईयर्स, इन लॉ 5 ईयर्स एंड इन मेडिसिन इट इज़ 6 ईयर। जो यूनिवर्सिटी लेवल का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है अंडर ग्रेजुएट का, जो जनरली 3 साल का होता है। अगर बात करें टेक्निकल एजुकेशन की, इंजीनियरिंग की, तो वो 4 साल का होता है। वही 5 साल का हो जाता है लॉ के लिए और 6 साल का मेडिसिन के लिए। जो दूसरा लेवल है, जो यूनिवर्सिटी लेवल का सेकेंड स्टेज है, वो पोस्ट ग्रेजुएट का है, जिसमें मास्टर डिग्री जनरली रिक्वायर्ड 2 ईयर ऑफ स्टडी आफ्टर द फर्स्ट डिग्री। यानी कि आपका जब एक डिग्री हो जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएंगे, देन आपका पोस्ट ग्रेजुएट होता है, जो कि सेकेंड लेवल यूनिवर्सिटी होता है। यूनिवर्सिटी का सेकेंड लेवल का होता है और ये 2 साल का होता है जनरली। थर्ड लेवल जो होता है प्री डॉक्टरल होता है, जो कि एमफिल भी कहा जाता है, जिसको 1 ईयर एमफिल प्रोग्राम आर ओपन टू दोज हु हैव completed their second stage graduate post graduate degree. It is preparatory program for the doctoral level studies. यानी कि आपका पहले होता है अंडर ग्रेजुएट, देन पोस्ट ग्रेजुएट, देन प्री डॉक्टरल होता है, जो कि आपको एमफिल प्रोग्राम कहा जाता है। और ये एक आपको एक प्रिपरेटरी प्रोग्राम होता है फॉर द लेवल ऑफ डॉक्टरल लेवल। और जो थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेज जो होता है यूनिवर्सिटी लेवल का, वो होता है डॉक्टरल एजुकेशन का, यानी कि पीएचडी का। द पीएचडी प्रोग्राम इन्वॉल्व 5 ईयर स्टडी बियॉन्ड द मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री के बाद 5 साल आपको लगता है कम से कम इसको डॉक्टरल डिग्री करने में, और ये इसको पीएचडी प्रोग्राम भी बोला जाता है। इसके करने के बाद लोगों को डॉक्टर टाइटल मिल जाता है। एक और स्टेज होता है हायर एजुकेशन का, जो कि आता है डिस्टेंस हायर एजुकेशन। इन द लास्ट 6 डिकेड द ओपन एंड द डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल सिस्टम हैज रजिस्टर्ड एन इम्पोर्टेंस ग्रोथ from the single institution in 1962, that is Delhi University. The number of ODI institution has reached approximately 250, including central, state deemed to be, and the private universities, along with the many stand-alone institution. यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो 1962 की बात करें तब एक ही था, दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ प्रोवाइड करती थी डिस्टेंस लर्निंग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। सिर्फ 1962 की बात करें तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती थी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। आज की बात करें तो ये कम से कम 250 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं इंडिया में जो कि आपको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग दे रही है। अब बात करते हैं व्हाट आर द गवर्निंग बॉडीज ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। गवर्निंग बॉडीज एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन विच गवर्न आवर एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम आर द फॉलोइंग, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दोस्तों पिछले ही साल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एचआरडी मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता था डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इस साल वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ वो अलग हो गया है और एक अपनी नई मिनिस्ट्री बना ली है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वो इसको गवर्न करती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग, दोनों देखती है। इसका एड्रेस दिया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी गवर्निंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में यूजीसी है, जो 1956 के एक्ट के तौर थी, और इसका रोल है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग फंड्स एंड फॉर द कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसका काम होता है कि जितने भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस तरह की फंडिंग करनी है, लाइक जेआरएफ वगैरह यही से आता है, यूजीसी नेट इस एग्ज़ाम को करवाती है, किस तरह से उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है हायर एजुकेशन में, वो ये सब देखती है। तीसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नैक, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड द एक्रीडेंटेशन काउंसिल, नैक। ये रैंकिंग करती है जनरली ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू एसेस एंड द क्रेडिट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये एक तरह से क्रेडिट करती है और एसेस करती है किस तरह से काम कर रही है एजुकेशन सिस्टम। ये पूरा एड्रेस है नैक का,
आप देख सकते हैं ये बेंगलोर में है, कर्नाटका में, और ये इसका कॉन्टैक्ट डिटेल है, फुल एड्रेस है। नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, दैट इज AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसका रोल है सर्व एज ए इंटर यूनिवर्सिटीज organization, act as a the liaison between the universities and the government. The AIU is also responsible for granting academic equivalence to the degree awarded by the accredited overseas institution. यानी कि इसका काम होता है आपको यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के बीच एक समझौता करने का, और किस तरह से कैसे काम होगा उसको लेके आगे कैसे ग्रांटिंग होगी इस पर ये ध्यान देती है। इसका जो पूरा एड्रेस है ये न्यू दिल्ली का है, आप देख सकते हैं। ये फ़ोन नंबर और टेली फैक्स नंबर ये सब दिए गए, और साथ ही ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट जो गवर्निंग बॉडीज़ है वो है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और ये प्रमोट करती है क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन, प्लान एंड कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम एंड सेट आउट रेगुलेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्म्स एंड द स्टैंडर्ड्स। ये मेनली बेसिकली आपको जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है लाइक इंजीनियरिंग, इस सब को इसके एजुकेशन क्वालिटी पे ध्यान करती है, किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, किस तरह से प्लान करने हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, साथ ही जो कैसे रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे बनेंगे, कैसे उसका मेंटेनेंस होगा, क्या नॉर्म्स होंगे, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, ये सब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन तय करती है। इसका एड्रेस है, ये भी दिल्ली का है, नेल्सन मंडेला मार्ग, और ये यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। इसका रोल है रेगुलेट्स टीचर एजुकेशन एंड टीचिंग डिग्री इन इंडिया। टीचिंग डिग्री को ये रेगुलेट करती है। इसका भी एड्रेस आपको दिख रहा है, दिल्ली का है, और यहाँ पे फुल एड्रेस दिया गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और हम अंत में देखेंगे ऐसे कौन से बॉडीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है रिकॉग्निशन के लिए। दीज आर लाइक AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इसका रोल है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग एकेडमिक इक्विवेलेंस टू द डिग्री अवार्डेड बाय द एक्रीडेटेड ओवरसीज इंस्टीट्यूशन। और जो ये रिकॉग्निशन किस क्या करती है ये यहाँ पे दिया गया है, AIU। चलिए AIU के एक नज़र डाल लें इसके एड्रेस पे। ये कोटला मार्ट न्यू दिल्ली में है, और यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ सारा डिटेल्स दिया गया है। कुछ अदर इंफॉर्मेशन लाइक सेकेंडरी स्कूल एक्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल एडमिशन आर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। जो फॉरेन के जो स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन के लिए मिनिमम ऑफ 12 ईयर्स सेकेंडरी एजुकेशन विथ इंग्लिश एज द वन ऑफ द सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज। जो फॉरेन स्टूडेंट है जो दूसरे देश के हैं उन्हें अगर इंडिया में अगर एडमिशन लेना है तो उनके पास कम से कम 12 साल का जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो होना चाहिए, साथ ही इंग्लिश एक उनका पेपर होना चाहिए। तो इस तरह के बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फॉर द प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अगर लैंग्वेज प्रोफेंसी की बात करें तो उनके पास गुड नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, देन दे कैन टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़। वीज़ा इन नीडेड फॉर द स्टडी इन इंडिया। अगर बाहर के स्टूडेंट इंडिया में पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास वीज़ा होना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ स्टडीज़ की बात करें तो सिस्टम जो इंडियन सिस्टम का जो रिकॉग्निशन है वो NAC UGC NAC और AICTE करती है, दोनों इस पे काम करती है। और स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिकॉग्निशन फॉर द एसेस ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल स्टडीज़ AIU भी इस पे ध्यान देती है। खासकर ओवरसीज़ एक्रेडिट्स की बात करें तो मल्टीपल एग्रीमेंट हुआ था, रीजनल कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ स्टडीज़ डिप्लोमा डिग्री इन हायर एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक, बैंकॉक 16 दिसंबर 1983, और फिर 2000 में इसको अमेंडमेंट किया गया था। तो ये दूसरे देश पे या फिर एशिया भर में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम काम करती है उसको लेके ये एक रेगुलेशन बनाया गया था, एग्रीमेंट हुई थी, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हुई थी, और उस पे ही ये जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है वो काम करती है। यहाँ पे कुछ डिटेल हायर एजुकेशन सिस्टम को लेके दिए गए हैं फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स। तो ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है वो 10th के बाद होता है, 2 साल का होता है। देन आपका पोस्ट डिप्लोमा होता है, 3 साल का होता है। बैचलर डिग्री 3 साल का होता है। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट दोस्तों मैंने इस वीडियो में
पूरी कोशिश की है कि मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम को कवर करूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इन इन्फॉर्मेशन को भी आप ध्यान से देख लीजिए। जो मास्टर डिग्री में एडमिशन होता है उसके लिए कोई भी एंट्रेंस लेवल, नेशनल लेवल पे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है। हर इंस्टीट्यूशन अपना अपना इसका एग्ज़ाम लेती है। मास्टर फिलॉसफी की बात करें, पीएचडी की, तो सेम है। यहाँ पे भी जो रिसर्च होता है उसको लेके यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इसको बोला जाता है। पीएचडी जो कि 5 साल का होता है और इसका एक्रोनोम जो होता है पीएचडी होता है। इस तरह से लिखा जाता है: बैचलर डिग्री, प्रोफेशनल मास्टर डिग्री एंड मास्टर डिग्री फिलॉसफी। और हमने जो भी इस वीडियो में चर्चा की है वो 2000 एकेडमिक ईयर 17-18 के टाइम का है। और जो इसका सोर्स है वो IAU फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कमीशन वेबसाइट है 2018 का। और बॉडीज अपडेटेड जुलाई 2019 के हिसाब से ये अपडेटेड है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें थोड़ा नहीं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा हर जगह। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये हायर एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों इससे यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आते हैं और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सो मैंने ये वीडियो बनाया है। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। सब जो भी पॉसिबल वेज हो आप अपने घर में भाई बहन या फिर अपने बच्चों को सबको खूब पढ़ने का मौका देना चाहिए। एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे जाके डेवलपमेंट का सही मायने समझ में आता है और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। थैंक यू गाइस।